हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन जो बात कर रहे थे, अपना जो टॉपिक था वो था स्कल्टन। और स्कल्टन के अंदर अपन ने पिछले टाइम में जो पढ़े थे दोनों स्कल्टन, वो टू टाइप के स्कल्टन कौन कौन से थे। एक तो था अपना स्पाइकल्स, जो किस प्रकार का स्कल्टन था, एंडो स्कल्टन था। इसमें अपन ने देखा कि किस प्रकार से फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो एनिमल्स होते हैं, फाइलम पोरिफेरा की जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर स्पाइकल्स के रूप में, कंटिकाओं के रूप में एंडोस्केलेटन पाया जाता है, जो उनकी बॉडी के अंदर दसा हुआ रहता है। ठीक है। फिर अपन ने अगला जो देखा था, वो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो बात किए थे, वो एक्सोस्केलेटन की बात किए थे। और एक्सोस्केलेटन किस प्रकार का था? अपना काइटिनियस टाइप का था। यानी कि ऐसा स्कल्टन जो बॉडी के बाहर उपस्थित होता है और किसका बना हुआ होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन कहलाता है, जो बाहर उपस्थित होकर शरीर को प्रोटेक्ट करता है, उस शरीर की रक्षा करता है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है। बाह्य स्कल्टन कहलाता है, जिसके अंदर ये बने हुए किसके होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। लेकिन किस प्रकार से बनते हैं? जैसे कि कोई लवण युक्त जल होता है, पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं। अब इनके अंदर साल्ट उपस्थित होते हैं, और साल्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कुछ भी खनिज तत्व उपस्थित हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सभी इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये क्रिया करके माइनस का है यहाँ पे, ये क्रिया करते हुए आपस में इनके उपस्थिति इनमें एनिमल्स के अंदर चले जाते हैं। और एनिमल्स के बाह्य जो एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स उपस्थित होती है, वो सेल्स क्या करती है? इनका सिक्रेशन करती है। और सिक्रेशन करने के कारण जो इनकी बाहर की जो बॉडी होती है एनिमल्स की, उसके ऊपर ये धीरे 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 जमना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि कैल्शियम पानी के अंदर उपस्थित साल्ट के संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट की परतें जमना किसका निर्माण करती है? काइटिनियस का निर्माण करती है, या क्यूटिकल का निर्माण करती है। ये क्यूटिकल ही किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होने के कारण, अब देखिए अपन यहाँ पे, जैसे कि अपने पास कुछ तो ठोस रूप में या सॉलिड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में अपने पास होते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं पाइला, पाइला के अंदर अपन बात करते हैं तो ये खोल के रूप में या एक सेल के रूप में होता है अपने पास। किसके रूप में? सेल के रूप में उपस्थित होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अपन वही कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हुए अपन बात करते हैं, ये किसके रूप में? एक लेयर के रूप में पाया जाता है। और लेयर के रूप में उपस्थित होकर किसका बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो बॉडी को प्रोटेक्ट, और ये भी किसका काम करता है? बॉडी प्रोटेक्ट का काम करता है। और दोनों ही कैसे होते हैं? एक्सोस्केलेटन होते हैं। ठीक है, दोनों ही एक्सोस्केलेटन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जो एपिडर्मिस जो होती है, उससे उनमें उपस्थित सेल्स के द्वारा ही क्या होते हैं? सीक्रेट किए जाते हैं। और चूर्ण के रूप में एक धीरे धीरे इनका जमना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे इनकी परतें जमती है, और परतें जमकर किसका निर्माण होता है? लेयर का निर्माण होता है। लेकिन अपन बात करते हैं पाइला के कंपैरिजन में, तो पाइला के कंपैरिजन में बात करते हैं तो सीधा ही सेल का निर्माण होता है, जो कैसा? कठोर आवृत होता है। और ये जो निर्माण होता है, ये इनके अंदर पाए जाने वाली जो हेड के ऊपर जो एपिडर्मिस होती है, उनके अंदर पाई जाने वाली सेल्स के द्वारा ही इनका निर्माण होता है, जो कैलियोब्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? कैलिकोब्लास्ट के नाम से जानी जाती है। ये कैलिकोब्लास्ट क्या करती है? इसका सिक्रेशन करती है। और सिक्रेशन करते ही जैसे ही ये पानी के या पानी में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन अपन बात करते हैं यहाँ पे काइटिनियस या क्यूटिकल के लिए, तो क्यूटिकल के अंदर ऐसा नहीं होता। ये पानी या पानी के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन जो होती है, उससे इसका
ये सीधे ही किसमें कठोर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, ये एक लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और उस लेयर के ऊपर, अब ये लेयर क्या होती है, चिपचिपी होती है। चिपचिपी होने के कारण इसके ऊपर पानी के अंदर जो भी लवण उपस्थित होते हैं वो इनके ऊपर जमना स्टार्ट हो जाते हैं। और जमना स्टार्ट हो जाने के कारण धीरे धीरे ये जैसे अपन रफ सरफेस अपन को महसूस होती है जब अपन इनके पोस्टीरियर पार्ट से एंटीरियर पार्ट की तरफ हाथ को रफ करते हैं, तो अपन को बिल्कुल ये सरफेस जो होती है वो रफ महसूस होती है, जैसे कि अपन किसी कांटेदार या खरदरी सरफेस पे अपन हाथ घुमा रहे होते हैं। इस प्रकार से अपन को ये महसूस होती है कौन सी, क्यूटिकल की लेयर। लेकिन अपन बात करते हैं सेल की या कवच की, तो कवच तो वैसे ही कठोर होता है, जैसे अपन उठाते हैं तो अपन को ऐसे कोई स्टोन टाइप की वो दिखाई देती है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं क्यूटिकल की। तो क्यूटिकल, अब देखो अपन पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ हाथ को रफ करते हैं या मूव करते हैं अपने हाथ को एनिमल की बॉडी पे, तो अपन को किसी में महसूस होती है वो दरदरी या रफ सरफेस महसूस होती है। लेकिन अपन एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ करेंगे तो वो बिल्कुल अपन को स्मूथ या चिकनी सरफेस उपस्थित महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जब एनिमल पानी के अंदर मूवमेंट करता है तो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ वो फॉरवर्ड होता है, उसकी बॉडी कैसी होती है, आगे की तरफ फॉरवर्ड होती है, जिससे जब ये पार्टिकल्स जो लवण युक्त पानी के अंदर जो पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं, वो जब उस चिपचिपे पदार्थ में जम रहे होते हैं और उस वक्त एनिमल जब आगे की तरफ क्या करता है, गमन करता है, तो ये एक के ऊपर इस प्रकार से जमती है। जैसे अपन बात करते हैं कि ये अपनी लेयर है और इसके ऊपर फर्स्ट पार्टिकल, फिर सेकंड पार्टिकल, फिर थर्ड पार्टिकल, फिर फोर्थ पार्टिकल, ऐसे ऊपर, ठीक है। और इनका आवरण जो होता है यू इस प्रकार से होता है, इसके आगे से ये बिल्कुल स्मूथ टाइप में अपन को महसूस होती है, लेकिन जब पीछे से जाएंगे तो पीछे से इस प्रकार से होती है। तो इधर से जाएंगे तो महसूस होगी, लेकिन इधर से आएंगे तो महसूस नहीं होगी, ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए इसके अंदर अपन ने देखा था काइटिनेस टाइप का एक्सोस्केलेटन की अपन जब बात कर रहे थे, तो इसमें अपन ने देखा था एंडोस्केलेटन। और वो था अपना एपोडिम्स। एपोडिम्स एंडोस्केलेटन की अपन जब बात कर रहे थे तो अपन ने एक लाइन उसमें ये कहा गया था कि जो एपोडिम्स का जो निर्माण होता है, एपोडिम्स का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, क्यूटिकल के इनर ग्रोथ से। किससे होता है, क्यूटिकल के इनर ग्रोथ से, यानी कि जो क्यूटिकल की जो लेयर पाई जा रही थी, जो काइटिनेस की लेयर जो एक्सोस्केलेटन बनाती है, वही एनिमल के अंदर की तरफ गति वृद्धि करती है। तो इनर ग्रोथ हो जाने के कारण उसमें किसका निर्माण हो जाता है, एपोडिम्स का निर्माण हो जाता है। और ये प्रत्येक सेगमेंट, जैसे कि अपन बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में, फोर्थ और फाइव के बीच में, सभी में क्या हो रहा था, एपोडिम्स का निर्माण हो रहा था। लेकिन अपन जब उसमें बात कर रहे थे तो थर्ड से फोर्थ, 11 से 12 और 12 से 13, इन तीनों सेगमेंट के अंदर जब एपोडिम्स का निर्माण हो रहा था तो सर्वाधिक इनका आकार अधिक वृद्धि कर रहा था। और इनमें से भी जो सबसे अधिक वृद्धि युक्त जो एपोडिम्स होता है वो किसमें होता है, थर्ड से फोर्थ के बीच में पाए जाने वाले सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा बड़ा होता है। और संख्या में कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, संख्या में 2 होता है। और पार्श्वीय अनुप्रस्थ फाइबर्स के द्वारा ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यहां तक अपन ने देखा था। अब अपन जो बात कर रहे हैं, आज जो बात करेंगे वो करेंगे कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो ऐसा एक्सोस्केलेटन
ऐसा बाह्य कंकाल जो कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा या कार्बोनेट से बने बने होते हैं तथा प्राणी को रहने के लिए आवास उपलब्ध करवाते हैं। कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन कहलाता है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि ऐसा आवरण जो बॉडी के द्वारा स्त्रावित पदार्थों से बनता है और वो पदार्थों के अंदर जो उपस्थित होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होता है। यानी कि अपन सीधा सीधा कहें तो ये हो सकता है कि ऐसा बाह्य कंकाल जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन कहलाता है। बताइए, अब मैंने क्या कहा था, आगे क्या कहा कि प्राणियों को रहने के लिए आवास उपलब्ध करवाता है या करवाता है। ठीक है, मतलब कि जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो आवरण पाया जाता है उसके अंदर एनिमल अपने आप के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट तैयार कर लेता है जिसमें वो आसानी से रह सकता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपन बात करते हैं काइटिनियस टाइप के एक्सोस्केलेटन में, तो ये एक क्या हो रही थी, ये पूरे एनिमल की बॉडी पे एक लेयर के रूप में उपस्थित थी। ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि एनिमल को किसी भी प्रकार का, जैसे कि कोई दूसरा होस्ट एनिमल उसको पकड़ता है तो वो उस होस्ट एनिमल से खुद की रक्षा नहीं कर पाती थी, या उसको काइटिनियस लेयर होती थी वो एनिमल की रक्षा नहीं कर पाती थी। जैसे कि होस्ट जो होता है उसको पकड़ लिया तो उस आसानी से वो काइटिनियस लेयर टूट जाती थी। लेकिन अपन यहाँ बात करते हैं कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन की, जो जिस आवरण का जो निर्माण होता है, इसमें जो आवरण या जो सेल होती है ये कठोर टाइप की होती है, यानी कि एनिमल अपने स्वयं की रक्षा के लिए उस सेल के अंदर या उस आवरण के अंदर अपने आप को छिपा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन है इसके अंदर 3 फाइलम इंक्लूड किए गए हैं। वो 3 फाइलम है, पहला है सिलेंट्रेटा, दूसरा है मोलस्का, और जो थर्ड और अंतिम है वो है इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए, सिलेंट्रेटा और मोलस्का की बात करते हैं तो इनके अंदर जो आवरण पाए जाते हैं ये एनिमल को सुरक्षा के लिए एनिमल इसमें इनके आवरण में छिप सकता है। लेकिन कैल्शियम का जो आगे बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंदर, तो इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं उपस्थित होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं उपस्थित होती है और एनिमल की पूरी बॉडी के डोर्स वेंट्रल सरफेस पे उपस्थित होती है, अबोरल सरफेस पे। ठीक है, अब ओरल सरफेस भी उपस्थित होती है और इस प्रकार से।
जो इसको मजबूती तो प्रदान करती है, लेकिन इस एनिमल को अपने इन सेल्स के अंदर छुपा नहीं पाती। ठीक है, जो ये यानी कि कहने का मतलब ये किस प्रकार की होती है, काइटिनेस टाइप का जो है एक्सोस्केलेटन होता है उस, या अपन बात करते हैं स्पाइकल्स टाइप का जो एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन होता है, वो स्पाइकल्स अगर बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो वो किस प्रकार का हो गया, यानी कि वो बड़े हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से और बॉडी के ऊपर उपस्थित होते हैं, तो वो हो गया इकाइनोडर्मेट्स के अंदर पाए जाने वाले कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन टाइप का होता है, जो एनिमल को मजबूती प्रदान करेगा लेकिन सुरक्षा के लिए, उसको छिपाने के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। लेकिन मोलस्का और टेट्रा के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर एनिमल अपने आप को छिपा सकता है। ये तो इनकी बेसिक बात। अब बात करते हैं कि जो मोलस्क टेट्रा है उसके अंदर किस प्रकार का कौन से एनिमल्स के अंदर कैल्केरियस टाइप का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो अपन बात करते हैं सामान्यतः कोरल्स की। ये जो सिलेंटेट्रा के एनिमल होते हैं, सिलेंटेट्रा के एनिमल होते हैं कोरल्स, और इन कोरल्स के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण करके बाह्य आवरण तैयार किया जाता है जो इनको बाहर की तरफ से मजबूती प्रदान करता है। और इसके अंदर क्लास है हाइड्रोजोआ। क्लास हाइड्रोजोआ के जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण करते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्त्रावण करते हैं, ये और जिस प्रकार की ये कोरल्स का निर्माण करते हैं वो कहलाती है मिलीफोरा। मिलीफोरा टाइप का ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच तैयार करता है। अगली जो होती है वो होती है क्लास एंथोजोआ। एंथोजोआ के जो सिलेंट्रेटर है, जो सिलेंट्रेट्स है एंथोजोआ के, वो भी क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण करते हैं। और सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सेल का निर्माण करते हैं जो किस टाइप की होती है, ये होती है ट्रूसिलो सॉरी ट्रूकोलर होती है, यानी कि वास्तविक कोरल का निर्माण करते हैं। अब इनके अंदर पाया जाता है, ये तो हो गया अपन क्लास की बात कर रहे हैं, और इसी क्लास के अंदर एक ऑर्डर पाया जाता है एंथोजोआ के, क्लास एंथोजोआ के ऑर्डर मैड्रिपोरेलिया। ये जो स्टोन का जो कोरल का निर्माण करते हैं या जो सेल्स का निर्माण करता है, ये स्टोन का करते हैं, किसका, पथरीली कोरल का निर्माण करते हैं, स्टोन कोरल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गए इनके बेसिक इंफॉर्मेशन की सिलेंट्रेट्रा के अंदर जो मोथ या जो मूंग पाए जाते हैं वो आवरण का जो निर्माण करते हैं, जिस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण तैयार करते हैं, उसके अंदर जो सबसे पहले आता है क्लास हाइड्रोजोआ के एनिमल, वो मिलीपोरा टाइप के कोरल का निर्माण करते हैं। दूसरा जो आता है एंथोजोआ, एंथोजोआ के एनिमल्स जो होते हैं वो सेल का निर्माण करते हैं, और ये भी सेल का निर्माण करते हैं, और इनमें भी सभी में आवरण, यहाँ पे जो नाम है सेल वो किससे है, कवच से। ठीक है, कवच मतलब सेल, और ये जो सेल का निर्माण करते हैं वो ट्रूस कोरल कहलाती है। ठीक है, और इसी एंथोजोआ के ऑर्डर मैड्रिपोरेलिया का जो एनिमल है वो स्टोन कोरल का निर्माण करता है, पथरीली वास्तविक कोरल का निर्माण करता है। यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं इनके अंदर किस प्रकार से कोरल का निर्माण होता है, कौन कौन से ऐसे एडेप्टेशन इनमें पाए जाते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है जो कोरल निर्माण में पार्टिसिपेट करती है।
इसके अंदर अपन बात करते हैं, तो अपन को सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो सिलेंट्रेटा के एनिमल्स होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, यानी कि उनके एक ही जीवन में अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती है। तो अपन जब बात आती है एंथोजोआ की, एंथोजो सिलेंट्रेटा के वर्ग एंथोजोआ की, तो इस एंथोजोआ के एनिमल्स के अंदर एक अवस्था पाई जाती है जिसको कहा जाता है पॉलिप। क्या कहा जाता है? पॉलिप। और इसी अवस्था में, यानी कि एंथोजोआ एनिमल का जो सिलेंट्रेटा है, एंथोजोआ वर्ग के जो सिलेंट्रेटर्स है, उनके अंदर एक अवस्था पाई जाती है पॉलिप। इस पॉलिप अवस्था में ही किसका निर्माण होता है? सेल का निर्माण होता है। यानी कि इसी अवस्था में ये क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं। सूत्र मेरे को नहीं पता, मैं वैसे ही देता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं। और ये जो सिक्रेशन करते हैं वो किस प्रकार का होता है? ये दो प्रकार के कोरल्स का निर्माण करता है। एक तो होता है कोरेलाइट, और एक होता है कोरेलम। कोरेलम टाइप का होता है। अब इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन जो करती है वो इनके हेड के ऊपर या अबोरल के ऊपर पाए जाने वाली अबोरल कोशिकाएं करती है, जो इनके सिर के ऊपर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सिर के ऊपर, सिर की एपिडर्मिस में ये उपस्थित होती है और किसका निर्माण करती है? कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करती है। और ये सिक्रेशन करते ही कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां देखिए आपके दे रखा है इसके अंदर कि संकसिलेंटेट्रा के एंथोजोआ के सदस्यों में केवल पॉलिप, मैंने बताया पॉलिप टाइप की एक अवस्था पाई जाती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होता है, उसी अवस्था में होता है। और इस अवस्था में कैल्शियम कार्बोनेट का जो सिक्रेशन किया जाता है वो किया जाता है बाह्य अधिचरम, जो बाहर के एपिडर्मिस जो होती है उसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। इस कंकाल का स्त्रावण अपमुख या अबोरल सिर की एपिडर्मिस अर्थात पेडल डिस्क, यानी कि इसका जो निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो सिक्रेशन किया जाता है वो इनके अंदर पाए जाने वाले एक्सो एपिडर्मिस, एक्सो एपिडर्मिस के अंदर इनके अबोरल सेल्स जो होती है वो इनके कहां पे? हेड के पेडल डिस्क से ये सिक्रेट की जाती है और वहां से किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण किया जाता है, जो किसका निर्माण करता है? कवच या सेल का निर्माण करता है। वापस समझो इसको कि पॉलिप अवस्था के अंदर बाह्य एपिडर्मिस, सिर में बाह्य एपिडर्मिस की अबोरल सेल्स, सिर पर उपस्थित बाह्य एपिडर्मिस की अबोरल सेल्स के द्वारा पेडल डिस्क से किसका निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होता है, जो किसका निर्माण करता है? सेल्स का निर्माण करता है। अब जो ये ठीक है, यहां तक हो गया। इसमें बुक में यही दे रखा है कि यहाँ पे एक्सो एपिडर्मिस या पेडल डिस्क से किसका निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण होता है। अब जो ये पेडल डिस्क के अंदर जो सेल्स पाई जाती है, कौन सी? जो किसका निर्माण करती है? सिक्रेशन करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करती है, वो कहलाती है कैलिकोब्लास्ट। ठीक है, सेल्स का क्या नाम है? कैलिकोब्लास्ट। तो अब
यहां पे एक क्वेश्चन बनता है आपके, स्लेंट्रेटा के वर्ग एंथोजोआ, या अपन कहे वर्ग ना लेके यहां पे कहे कि प्राणियों में सेल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इसका अगर आप आंसर देना चाहे तो आंसर क्या होगा, किस फाइलम स्लेंट्रेटा के एनिमल में पाए जाने वाली पेडल डिस्क में, के सिर के ऊपर पाए जाने वाली पेडल डिस्क के अंदर कैलिकोब्लास्ट नामक कोशिका से कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हुए सेल का निर्माण किया जाता है। यहां तक क्लियर है। अब जो कैलिकोब्लास्ट नामक सेल्स के जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट किया जाता है, ये जिस एनिमल के ऊपर जब जमना स्टार्ट होता है या सेल का निर्माण होता है तो किस रूप में होता है, क्रिस्टल के रूप में इनका फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टल के रूप में इनका फॉर्मेशन होता है और ये क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होते हुए आपस में, जैसे अपन बात करते हैं कि ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है केरेलाइट टाइप की और एक होती है आपके कोरेलम टाइप की। तो केरेलाइट और कोरेलाइट और कोरेलम, ये दो टाइप के सेल्स का निर्माण होता है। तो ये क्रिस्टल जब कैलियोब्लास्ट सेल से कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होता है, क्रिस्टल एक ही एनिमल में जमते हैं और दूसरे एनिमल के साथ संयुक्त नहीं हो पाते, तो वो किसका होता है, कोरेलाइट टाइप का होता है। और दूसरा जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि इसमें एंथोजोआ की जो एनिमल है उसमें संयुक्त रूप से इनमें पाए जाने वाले जो कोरल्स होते हैं वो निवही कॉलोनियल कोरल्स होते हैं, या कॉलोनी के अंदर एक समूह बनाकर रहने वाले कोरल्स होते हैं जो किसका निर्माण करते हैं, कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर किसका निर्माण होता है, कोरल रीफ्स का निर्माण होता है का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बात कहां से, कैलिकोब्लास्ट नामक सेल से जब कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण होता है तो ये किसके रूप में जमता है, क्रिस्टल के रूप में जमता है। और ये इनका जमाव टू टाइप से होता है, जिसमें एक तो होता है केरेलाइट और दूसरा होता है केरलम टाइप का। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कोरेलाइट का, कि कोरेलाइट नामक के कोरल के टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कोरेलाइट कोरल। तो इसके अंदर जो अपन बात करते हैं कोरेलाइट कोरल, तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि किस प्रकार के कोरल्स होते हैं, ये होते हैं सॉलिटरी कोरल, या इनको कहते हैं एकल कोरल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी एक कोरल का स्केलेटन, ठीक है, सिंगल कोरल का जो स्केलेटन होता है वो किस टाइप का होता है, कोरेलाइट टाइप का होता है। इसके अंदर पाए, इसका जो आकार होता है वो प्याले के समान, जो अपनी जो कटोरा जो होता है उस टाइप के इसका आकार होता है, जिसके
वेंट्रल सरफेस को, जिसके वेंट्रल सरफेस को कौन घेरे रहता है, वेंट्रल सरफेस को जो बंद करता है वो कहलाता है, इसके अंदर बेसल प्लेट के द्वारा ये क्लोज होता है। किसके द्वारा, बेसल प्लेट के द्वारा ये बंद रहता है। और इसके आगे के पार्ट यानी कि जो इसके अपन बात करते हैं एंटेरियर पार्ट को जो बंद करती है, इसके अंदर पाई जाती है मेम्ब्रेन, एंटेरियर मेम्ब्रेन जिस या झिल्ली जिसको कहा जाता है थीका, वो इसको बंद करती है। ठीक है, अब इसके बाह्य मेम्ब्रेन जो पाई जाती है, जो इसकी बाह्य मेम्ब्रेन जो होती है वो कहलाती है एपिथीका। एपिडर्मिस के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ठीक है, और एपिडर्मिस के द्वारा जो निर्माण किया जाता है, और इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होता है उसके अंदर जो बाह्य आवरण होता है वो क्या कहलाता है, एपिथीका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एपिथीका के अंदर जो छोटे छोटे जो लेयर्स जो होती है उसके अंदर जो बाह्य होती है वो कहलाती है सिनेप्टिकुला। और इन सिनेप्टिकुला के अंदर छोटे छोटे रीड्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे रीड्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है रेडियल रीड्स के नाम से जाना जाता है। और ये रेडियल रीड्स ही क्या करते हैं, इनको मजबूती दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं कोई जैसे अपनी कोई जो पतंग होती है, इसके अंदर अब ये उड़ने लायक नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई दृढ़ स्ट्रक्चर जो बन जाए, ये जैसे अपन कहें कि ये दृढ़ स्ट्रक्चर है, अब इसको एक आधार तो मिल गया लेकिन अभी भी इसके जो दो कॉर्नर है वो क्या है, लूज है, यानी कि अभी भी ये अवेलेबल नहीं है फ्लाई करने के लिए। अब इसके अंदर ये रीड्स का निर्माण हो चुका है, अब ये उड़ने के लिए तैयार है। तो ये क्या कर रही है, इनको मजबूती प्रदान कर रही है। ठीक है, तो ये मजबूती प्रदान करने वाली रीड्स होती है जिनको कहा जाता है रेडियल रीड्स या रेडियल सेप्टा। ये रेडियल सेप्टा जो होता है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये रेडियल सेप्टा के जो आगे के जो अंतिम जो छोर होते हैं ये आपस में मिलकर एक पार्ट बनाते हैं जिसको कहा जाता है, ये आपस में मिलकर एक आधार तैयार करते हैं, इसको कहा जाता है कोल्यूमेला। ठीक है, तो ये जो रेडियल सेप्टा है ये आपस में इसको आपस में इनके आधार मिलकर कोल्यूमेला का निर्माण होता है। रेडियल सेप्टा को कहा जाता है स्क्लेरोसेप्टा, क्योंकि ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ आकार में होते हैं। और अपन बात कर रहे थे स्पाइकल्स की, क्योंकि स्पाइकल्स की, तो उनके अंदर भी अपन ने क्या कहा था, इनको स्क्लेरो कहा था, जिसका निर्माण कौन करती है, स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं करती है। तो ये स्क्लेरोसेप्टा के नाम से भी जाना जाता है, इनको ही कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगला जो होता है वो होता है इनका कोस्टल पार्ट। ये देखो इसमें ये कोस्ट बटे हुए होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, कोस्टल पार्ट कहा जाता है। ये हो गया। अब इसके अंदर अपन बात कर रहे थे कि जो कैरोलाइट कोरल जो होता है ये सोलिटरी कोरल कहलाता है, ये एकल कोरल या सिंगल कोरल कहलाता है, क्योंकि इसमें स्केलेटन जो होता है अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग होता है, संयुक्त रूप से जुड़े हुए नहीं होते, जिसका आधारी भाग को बंद करने के लिए बेसल प्लेट पाई जाती है, अग्र भाग को बंद करने के लिए थीका मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अंदर
रेडियल सेप्टा या रेडियल रिड्स पाई जाती है जिसको मजबूती प्रदान करती है। साथ में ये अपन देखते हैं कि जो अपने जैसे कि ये मजबूती किस प्रकार प्रदान करती है, अपन देखते हैं अपने जो पुराने बर्तन जो होते हैं उनके अंदर जो प्याले नुमा संरचना लिए युक्त जो प्याला होता है उसके नीचे की तरफ अर्ध भाग में कुछ आवरण ऐसे दिखाई देते थे। ठीक है, अब इन आवरण के अंदर जो ये जो धारियां होती है इसको आप अगर पुश करोगे तो वो पुश नहीं होती, क्योंकि उसमें मजबूती, उनमें बल लगा हुआ होता है जो उसको दबने नहीं देता। लेकिन उसके बीच वाले पार्ट को अगर इसको आप दबाओगे तो वो आसानी से दब जाता है और वापस जैसे हाथ को हटाते हो वो पुण्य अवस्था में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये जो रीड्स है, जो ये धारियां है, वो क्या करती है, उसको वापस उसे ही अपने स्थान पे ले आती है। तो यहाँ पे जो ये रेडियल या स्क्लेरोसेप्टा या रेडियल सेप्टा या रेडियल रीड्स जो होती है वो इन कोरल्स को क्या, इनकी क्रिस्टलीय आवरण को बनाए रखने के लिए पार्टिसिपेट बेनिफिशियल होती है, लाभदायक होती है और इनको मजबूती प्रदान दी हुई होती है। अब इस प्रकार का जो इस कोरलाइट टाइप का जो कोरल्स पाया जाता है वो कौन कौन से एनिमल्स में पाया जाता है, कौन कौन से एंथोजोआ के प्राणियों में पाया जाता है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है फंजिया, दूसरा आता है आपके कैरियोफाइला, एक आता है फ्लेम्बेला। इन तीन एंथोजोआ के एनिमल्स में ये पाया जाता है, या फ्लेबुलम, सॉरी ये गलत है, फ्लेबुलम। फ्लेबुलम, ये तीन एनिमल्स होते हैं एंथोजोआ के अंदर पाए जाने वाले, जो किस प्रकार का करते हैं, जो करते हैं आपके केरलाइट टाइप के कोरल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर इसको क्या कहा जाता है, इस टाइप के केरल को कहा जाता है सॉलिटरी कोरल या एकल कोरल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने कोरलम टाइप का। सेकंड टाइप का जो है वो है कोरलम टाइप का कोरल। इस कोरलम टाइप के कोरल के अंदर अब यहां देखिए, वहां तो कौन, सिर्फ एंथोजोआ का पार्टिसिपेट कर रहा था। एंथोजोआ के एनिमल किसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कोरलाइट के। कोरलाइट की फॉर्मेशन में अपन बात कर रहे थे तो ओनली सिर्फ किसके, एंथोजोआ के वर्ग, एंथोजोआ वर्ग के पाए जाने वाले सिलेंट्रेट्स की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोरलम की बात करते हैं तो यहाँ पे एंथोजोआ के तो पार्टिसिपेट करते ही, साथ ही साथ करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजोआ के। हाइड्रोजोआ के भी यहाँ पे कोरलम टाइप का कोरल निर्माण करते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजोआ को अपन ने कहा था मिलीफोरा। मिलीफोरा टाइप का ये कोरल निर्माण करता है, जो संयुक्त रूप से एंथोजोआ के एनिमल्स के साथ में मिलकर किसका, कोरलम कोरल का भी निर्माण करता है। कोरलम कोरल का निर्माण जो होता है वो अपन बात कर लेते हैं बेसिकली, फिर आगे जो डिटेल में होंगे वो कंप्लीटली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें अब देखिए
जो कोरिलम टाइप का है उसमें क्या होता है कि ये संयुक्त रूप से मिलकर निवही में पाए जाने वाले जो एंथोजोआ है, एंथोजोआ के जो सिलेक्टेट्रस है वो कॉलोनियों में रहने वाले एनिमल्स क्या करते हैं, आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कोरल का निर्माण करते हैं। और ये कोरल का निर्माण धीरे धीरे पथरीली एकत्रित तो होकर एक कठोर आवरण ले लेती है, जिससे ये जो समुद्र होता है उसके बाहर की तरफ भी ये बाहर निकल आती है, छोटी छोटी पहाड़ियां बना लेती है, जैसे पथरीला क्षेत्र बना लेते हैं, और साथ ही 50 मीटर की गहराई तक इसका समुद्र तल में इनकी उपस्थिति पाई जाती है, जिसमें एंथोजोआ के कोरल्स तो पाए जाते हैं, साथ में ही पाए जाते हैं हाइड्रोजोआ के। इन हाइड्रोजोआ की अब ये जो होती है ये 3 टाइप की होती है फिंगरलिप्स। एक तो होती है आपके फिंगरिंग टाइप की, ठीक है। दूसरी होती है आपके बेरियल, और एक होती है अटोल। अब अपन बात कर रहे थे सॉरी एंथोजोआ हाइड्रोजोआ, इसके बेस पे इनको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि इनका जो बेसिक टाइप है उनके बेस पे कि एंथोजोआ के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से ऑर्डर के एनिमल्स किसमें कोरिलम का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजोआ के अंदर पाए के जो ऑर्डर होते हैं, हाइड्रोजोआ क्लास के जो ऑर्डर है उसके अंदर जो कोरल्स पाई जाती है वो किस में पार्टिसिपेट कर रही है, कोरिलम टाइप का कोरल बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। और इसके साथ ही आपके एक और आता है, वो आता है ऑक्टोकोरेलियन, ऑक्टोकोरेलियन यानी कि ऑक्टोकोरेलियन एंथोजोआ के ऑर्डर ऑक्टोकोरेलियन पार्ट के अंदर जो कोरल्स पाए जाते हैं वो भी किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो करते हैं कोरल का निर्माण करने में। तो इनका जो बेसिक टाइप है, इनका क्लास के बेस पे जो डिफरेंशिएशन पाया जाता है वो 3 टाइप का होता है। उनका अपन जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ तक अपन ने जो पढ़ा वो कोरिलेट टाइप का अपन देख चुके हैं कि कोरिलेट टाइप का जो कोरल होता है वो एक पैरेनुमा संरचना होती है, जिसके आधार को बंद करने के लिए, उसके आधारी भाग को बंद करने के लिए पेडल प्लेट बेसल प्लेट पाई जाती है, उसके बेसल प्लेट पाई जाती है। अग्र भाग को बंद करने के लिए थीका पार्ट पाया जाता है, साथ ही उसके अंदर रेडियल या पार्श्वीय रिड्स पाई जाती है जो उसको मजबूती प्रदान करती है, जिनको सेप्टा के नाम से जाना जाता है, या इनको कहा जाता है रेडियल सेप्टा या रेडियल रिड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। साथ ही साथ इनके अंदर पाए जो केरला टाइप का जो होता है वो इसके सोलिटरी टाइप का कोरल कहलाता है। अब अपन बात कर रहे थे अपने कोरलम की, तो कोरलम में अपन ने जाना कि इनके जो आर्थ्रोपोडा एंथोजोआ हाइड्रोजोआ के अंदर जो ऑर्डर्स होते हैं उनके बेस पे भी इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अपन जो बात करेंगे उनके जो इनके पार्ट्स हैं अलग अलग, जैसे पहला है हाइड्रोजोन, रीफ या कोरल। दूसरा है
ऑक्टो कोरेलियन कोरल। थर्ड है हेक्साकोरेलियन कोरल। ये आपका जो है वो है ट्रू कोरल। और ऑक्टोकोरेलियन कोरल हाइड्रोजोन हाइड्रोजोन, तो इनको अपन ने कहा था मिलीपोरा। ये जो आपके कहलाते हैं, ये मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, जब अपन इसको पढ़ेंगे तो मैं इसका कंफर्म आपको डिटेल दूंगा कि क्या होता है। हाइड्रोजोआ, इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं वही किस कौन कौन से करते हैं, एंथोजोआ का पार्टिसिपेट करते हो। एंथोजोआ के अंदर जो कोरल्स का निर्माण होता है वो किससे होता है, फ्यूज टाइप का होता है। फ्यूज टाइप का होता है, यानी कि ये आपस में फ्यूजन किए हुए होते हैं। कैसे फ्यूजन किए हुए होते हैं, फ्यूजन किए हुए होने के कारण ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जुड़े हुए रहने के कारण इनमें धीरे धीरे एक पथरीला आकार बनता जाता है, जो समुद्र में गहराई तक तो होता ही है, साथ ही साथ ये समुद्र की सतह पे भी तल का निर्माण कर देते हैं, जिनमें हम अलग अलग होते हैं। जैसे कि इनमें एक तो होता है, अभी मैंने बताया फ्रिंगिंग टाइप का, एक होता है बैरियर टाइप का, और अंतिम जो होता है अटोल टाइप का होता है, के अंदर कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। ठीक है, इनके अंदर फ्यूजन होने के कारण रीफ्स का निर्माण होता है, जिसमें फिंगरिंग टाइप का ये झालर युक्त होता है, जैसे लहरदार इनका निर्माण होता है। ये समुद्र के किनारों पे पाई जाती है। ठीक है, बैरियर जो होती है इनके, ये कुछ ज्यादा अधिक दूरी पे होती है, और इनकी जो दूरी होती है लगभग किलोमीटर के अंदर होती है। 250 से 300 किलोमीटर तक कोरल रीफ्स का निर्माण होता है, जिनके बीच में जो समुद्र के किनारे और इनके बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है, ये मान लो ये समुद्र का किनारा है और यहां तक कोरल रीफ्स फैली हुई है। ठीक है, जिनकी दूरी कितनी हो सकती है, 250 से 300 किलोमीटर। इसके बीच में जो पार्ट पाया जाता है इसको लेग्यूल पार्ट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही अटोल के अंदर सेम ऐसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर ये संयुक्त रूप से नहीं होते, ये घोड़े के नाल के समान होते हैं, और बीच बीच में इनका ये कटे हुए होते हैं। ठीक है, जिसमें से समुद्री के बाहरी क्षेत्र में जाने के लिए रास्ते बने हुए होते हैं, और इसके बीच में जो पार्ट पाया जाता है उसको भी क्या कहा जाता है, लेग्यूल पार्ट कहा जाता है, जो आगे अपन अगले क्लास में डिस्कस करने वाले